14 अगस्त 2005 के दिन एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसा खतरनाक हादसा हुआ था जिसे भूल पाना आज भी किसी पायलट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस हादसे में प्लेन के क्रैश होने से पहले ही बहुत से पैसेंजर्स ने सीट पर बैठे बैठे ही अपनी जान गंवा दी थी। हीलियोस फ्लाइट 522 जब सुबह 9:07 पर साइप्रस के लॉरेंस एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस की तरफ उड़ान भरती है, तब इस प्लेन में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को मिलकर कुल 121 लोग सवार होते हैं। इस प्लेन के कप्तान, जिनकी एज 58 साल थी और उनके पास करीब 16,900 फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, कैप्टन मार्टिन के साथ एक को पायलट भी थे। जब ये प्लेन टेक ऑफ करता है तब उसके महज 5 मिनट के अंदर ही ये करीब 12,040 फीट की ऊंचाई हासिल कर लेता है। लेकिन इतने एलिवेशन हासिल कर लेने के बाद अचानक ही इस प्लेन के कॉकपिट के अंदर एक ऐसी आवाज आती है जिससे सुनने के बाद दोनों ही पायलट के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये आवाज टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म वार्निंग की थी, जो कि तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होते हुए टेक ऑफ करने वाला होता है। 12,040 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म की आवाज सुनने के बाद पायलट को कुछ भी समझ नहीं आता, जिस वजह से वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है। तो जब तक वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी गड़बड़ी के बारे में बताता है, उससे पहले ही प्लेन के कॉकपिट में और भी बहुत सारे अलार्म्स बजने लगते हैं, जिस वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ना तो पायलट की आवाज समझ आती है और ना ही पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। इससे पहले कि पायलट्स को कुछ समझने का मौका मिलता, असली मुश्किल ने सामने दस्तक दे दिया। और ये मुश्किल थी मास्टर कॉशन अलार्म का बजना, जो तब बजता है जब प्लेन के बहुत सारे पार्ट्स एक साथ ओवरहीट करने लगता है। एक तरफ जब पायलट इस सिचुएशन से निपटने का रास्ता खोज रहा था, तो वही दूसरी तरफ प्लेन के कैबिन के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि उस दौरान प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स को केबिन का ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स के सामने ऑक्सीजन मास्क खुल जाता है। इस दिक्कत के सामने आने के बाद प्लेन का एलिवेशन करीब 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी प्लेन की सिचुएशन में कोई भी सुधार नहीं आता है, जिस वजह से दोनों पायलट के पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दोबारा कांटेक्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जब तक वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दोबारा बात कर पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट टूट गया था। अगर देखा जाए तो इस प्लेन को साइप्रस के लॉरेंस से ग्रीस के एथेंस तक जाने में सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन उतना समय बीत जाने के बाद भी ये प्लेन ग्रीस के एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचता, जिस वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि 9:37 पर ही ये प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच जाता है, पर क्योंकि इस प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था, जिस कारण एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम लगातार रेडियो सिग्नल्स के जरिए इस प्लेन से दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश कर रही थी। जब प्लेन अपने तय समय यानी कि 10:45 पर एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करता, तब कांटेक्ट टूट जाने की वजह से एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन F-16 फ्लाइट जेट्स को इस प्लेन की तलाश में भेज दिया था। तो जब इस प्लेन की तलाश शुरू की, तब महज कुछ ही समय में उन फाइटर जेट्स में से एक को यह प्लेन हवा में उड़ान भरते हुए देखा गया, जिसके बाद उसने अपने फाइटर जेट को प्लेन की ओर ज्यादा करीब किया, जिससे कि वो इस प्लेन के अंदर देख सके। जब F-16 फाइटर जेट के पायलट ने उस प्लेन के अंदर देखा, तब उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि प्लेन के अंदर पायलट के साथ साथ सभी पैसेंजर्स बेहोश अवस्था में थे। F-16 के पायलट को सबके बेहोश होने के बारे में तब पता चला था जब प्लेन के साइड में उड़ते हुए भी फाइटर जेट की तरफ किसी ने भी नहीं देखा। हालांकि जब तक फाइटर जेट्स के पायलट कुछ समझ पाते, तब अगले ही पल उन्हें प्लेन के अंदर हलचल होते हुए कुछ नजर आया, यानी कि प्लेन के अंदर एक इंसान बेहोश नहीं था और वो कॉकपिट में जा रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि प्लेन का फ्लाइट अटेंडेंट था, जो कि पायलट की सीट पर बैठा था। जब फाइटर जेट्स के पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को पायलट की सीट पर देखा, तब उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ इशारा किया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर फ्लाइट के अंदर क्या चल रहा है। खैर, फ्लाइट अटेंडेंट भी उन्हें देख लिया था और उनकी तरफ कुछ इशारा भी किया, पर फाइटर जेट्स के पायलट को वो इशारा समझ नहीं आया और तभी अचानक 11:50 पर इस प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया,
जिस वजह से प्लेन का एक तरफ झुक जाता है और महज 10 मिनट बाद ऐसे ही उड़ान भरने के बाद उसका राइट इंजन भी फेल हो जाता है, जिसके बाद ये प्लेन तेजी के साथ नीचे आते हुए ग्रीस के करीब ग्रामाटिको के माउंटेन में क्रैश हो जाता है, जिसमें इस प्लेन में बैठे सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ये प्लेन क्रैश होता है तब दोनों ही फाइटर जेट्स के पायलट्स इसे क्रैश होता देख एक पल के लिए सहम जाते हैं और वो तुरंत ही इसकी जानकारी ग्रीस प्रशासन को देता है, जिसके कर्मचारी कुछ ही मिनट्स में इस लोकेशन पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है और सभी 121 लोगों की डेड बॉडीज को बाहर निकाल लेते हैं। खैर, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि जब इन सभी 121 डेड बॉडीज में से कुछ डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की जाती है तब उसके रिजल्ट चौंका देने वाले होते हैं, क्योंकि उसके अनुसार प्लेन के क्रैश होने के लगभग 1 से 2 घंटे पहले ही इन सभी पैसेंजर्स की मौत हो चुकी थी, जिसने सभी जानकारों के सामने ये सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर इन पैसेंजर्स की मौत क्रैश के पहले कैसे हो गई और अगर पायलट्स भी मर चुके थे तब प्लेन को कौन चला रहा था। खैर, शुरुआती जांच में तो ये पता नहीं चल पाया कि आखिर सबकी मौत पहले कैसे हुई, पर जांचकर्ताओं को फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज से ये समझ आ गया था कि इस फ्लाइट को उस समय उड़ा रहे थे जिन्होंने करीब 5 बार मेडे मेडे कहकर हेल्प मांगी थी। अब भले ही एंड्रिस को हेल्प नहीं मिली थी, पर वो अपने प्लेन को शहर से दूर ले जाने में पूरी तरह कामयाब हुए थे। कुछ दिनों तक चली जाँच के दौरान एक दिन एक जाँचकर्ता की नजर प्रेशर सेट करने वाले बटन पर पड़ी, जो कि मैनुअल पर सेट था। दोस्तों, शायद ही आप ये बात जानते हो कि प्रेशराइज्ड बटन पूरे प्लेन में ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करता है, जिस वजह से सभी पायलट्स इसे ऑटोमेटिक पर सेट करके रखते हैं। अब क्योंकि ये प्लेन उड़ान भरने से एक दिन पहले ही अपनी रूटीन सर्विसिंग के लिए गया था और शायद प्लेन की सर्विसिंग करने वाले इंजीनियर्स ने यह स्विच मैनुअल पर सेट कर दिया था, इसीलिए पायलट का ध्यान इसकी तरफ गया ही नहीं और प्लेन के अंदर अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते पायलट्स के साथ सभी पैसेंजर्स बेहोश हो गए थे और इसी के साथ वो सभी प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर गए थे। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट इसलिए बच गया क्योंकि वो पहले एक स्कूबा डाइवर थी जो काफी लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकती थी, इसीलिए उन्होंने काफी देर तक प्लेन को संभाल कर रखा, जो कि एंड में क्रैश हो गया। इस हादसे के 15 महीने बाद जो रिपोर्ट आया उसमें इस हादसे का जिम्मेदार उस प्रेशर बटन को ही माना गया था, जिसे सर्विसिंग के दौरान इंजीनियर्स द्वारा मैनुअल पर सेट कर दिया गया था। इस सब के बाद एक बात तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस हादसे का मेन जिम्मेदार वो सर्विस इंजीनियर्स ही थे। तो आपको इस घटना के पीछे कौन एक्चुअल में जिम्मेदार लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह